दोस्तों नमस्कार। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। एक दौर था इस देश में प्रधानमंत्री निवास पर भी होली जमकर मनाई जाती थी। एक तस्वीर हमारे पीछे चस्पा है। इस तस्वीर में अटल बिहारी वाजपेयी उस दौर के प्रधानमंत्री और मौजूदा वक्त के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों की मौजूदगी देखी जा सकती है। वो दौर ही अलग था। उस दौर में पश्चिमी पूंजी को लेकर बहुत सारे सवाल थे। उस दौर में स्वदेशी जागरण मंच जागृत था। उस दौर में आरएसएस के भीतर से भी आवाज आती थी, कम से कम इस देश के स्ट्रेटेजिक क्षेत्र में पश्चिमी पूंजी को ना आने दिया जाए और इस देश को अपने पैरों पर खड़े होने दिया जाए। इस देश के भीतर देसी कॉरपोरेट की बड़ी पूछ हुआ करती थी। उन्हें वाकई बहुत जगह मिलती थी, एक सम्मान मिलता था। इसीलिए तो याद कीजिए हमारा बजाज। लेकिन हमारा बजाज अब तुम्हारा बजाज हो गया और इस देश के टॉप 10 एक्सपोर्टर्स में बजाज भी है। यह दौर वाकई बिल्कुल अलग है। यह विदेशी पूंजी के लिए दरवाजे खोलने को नहीं, बल्कि कालीन बिछाकर स्वागत करने को तैयार है। और आज से नहीं, लंबे वक्त से दुनिया भर के देशों में जो भी व्यापारिक संबंध बना करते थे, उसी लिहाज से भारत के कॉरपोरेट ने भी अपने अपने रास्ते पकड़े। वो दौर कोई भी हो, वो दौर कांग्रेस का हो, वो दौर मनमोहन सिंह का हो, वो दौर अटल बिहारी वाजपेयी का हो, या वो दौर नरेंद्र मोदी का ही क्यों ना हो। लेकिन एक झटके में अमेरिका ने जब पूरी बिसात को पलट दिया है, तो दुनिया भर के इन्वेस्टर हो, दुनिया भर के एक्सपोर्टर हो, दुनिया भर के भीतर बिजनेस के सौदेबाजी के तहत आपसी संबंध जो देशों के भीतर बनते चलते हैं, उनको लेकर जो एक रास्ता चला आ रहा था, एक झटके में वह बदल गया है। और सही मायने में भारत दुनिया के सामने एक ऐसे बाजार के तौर पर खुले दरवाजे के साथ उपलब्ध है, जहां पर असल होली तो साहिब की है। इस देश के वो तमाम कॉरपोरेट जो अपना बिजनेस, अपने एक्सपोर्ट का माल दुनिया के जिन देशों में भेजते थे, शायद अब उन देशों में भेज पाने की स्थिति में वो ना होंगे। दुनिया के दूसरे बड़े कॉरपोरेट के साथ भारत की जो भी मल्टीनेशनल कंपनियां थी, उनके जो संबंध थे, वो संबंध इस दौर में शायद अलग होंगे। क्योंकि पहली बार दुनिया के भीतर जो वर्ल्ड पावर और उसको लेके जो नई परिभाषा है, वो परिभाषा राजनीतिक सत्ता से निकलकर इस देश की इकोनॉमी और इकोनॉमी से जुड़े हुए कॉरपोरेट को बताने की स्थिति में है कि आपको किस दिशा में जाना है। यह कल्पना के परे है कि इस दौर में नहीं, बल्कि पहली बार ऐसी परिस्थिति आई है जब सरकार की विदेश नीति, सरकार की कूटनीति, सरकार की व्यापारिक नीति जिन देशों के साथ होगी, कॉरपोरेट को वही रास्ता पकड़ना होगा। एक लंबी कतार इस देश की सत्ता के सामने खड़ी हुई है। जो अभी तक एक्सपोर्ट जितना भी माल कर रहे थे, अब वो जान चुके हैं क्या वाकई चीन तक उनका माल पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा। रशिया के साथ संबंध कैसे होंगे, होंगे या नहीं होंगे। यूरोपीय यूनियन के साथ बिजनेस की भागीदारी होगी या नहीं होगी। अमेरिका के साथ प्रगाढ़ संबंध जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, उसमें उन्हें क्या तमाम जगहों से अपने माल को वापस अमेरिका भेजना होगा। यह सवाल नहीं है, यह मौजूदा वक्त की ऐसी हकीकत है जिसमें पहली बार हाथों में पूंजी लिए हुए वह तबका जो कल तक सत्ता से गठजोड़ कर और दुनिया के बाजार में अपनी ताकत को दिखाते हुए अपने नेटवर्थ को बढ़ा रहा था, अब उसे नए सिरे से नई परिस्थितियों के बीच नए समझौते करने हैं। और यह समझौते भारत सरकार तय करेगी। भारत सरकार ने कल ही इंडस्ट्रीज से कहा कि आपके पास जो भी सामान आप दुनिया के दूसरे देशों में भेजते हैं या दुनिया के दूसरे देशों से भारत मंगाते हैं, उन सामानों के विकल्प के तौर पर अमेरिका का सामान कितना आ सकता है, इस दिशा में सोचना शुरू कर दें, देखना शुरू कर दें, लिस्ट बनानी शुरू कर दें। यानी पुरानी व्यापारिक परिस्थितियां बदल गई। एक झटके में सत्ता के हाथ में
वह ताकत है जिस ताकत के आश्रय उसे इस देश के व्यापारियों को अपने पांव पर खड़ा करना है। इस देश के भीतर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जागृत करना है। इस देश के भीतर में एमएसएमई को एक बार फिर मुनाफे की दहलीज पर लेकर आना है। कुल मिला के एक बार फिर इस देश को स्वावलंबी बनाना है। लेकिन अगर देश अपनी अर्थनीति के आश्रय विदेश नीति और कूटनीति को चलाते हुए इस देश के दरवाजे, इस देश को बेचना शब्द कितना सही होगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी यह देश अपने पैरों पर खड़ा हो उससे ज्यादा बेहतर है देश जिन देशों के साथ नए संबंध बनेंगे जिसमें अमेरिका पहले नंबर पर है, तो उसकी पूंजी के आश्रय, उसकी व्यापारिक नीति के आश्रय, उसके ट्रेड के आश्रय, उसके प्रोडक्ट के आश्रय हमें चलना है। यह मैसेज क्या है? आपदा में अवसर खोजे जा रहे हैं और ये अवसर उस पूंजी के इर्द गिर्द घुमड़ रहे हैं जो कल तक भारतीय कॉरपोरेट के साथ थे। आज वो अंतर्राष्ट्रीय कॉरपोरेट का मुंह देख रहे हैं जिसकी अगुवाई अमेरिका करेगा। हमें लगता है आज उन पन्नों को खोला जाए जो भारत के भीतर जितने भी टॉप मोस्ट के एक्सपोर्टर्स हैं और उसमें बड़े बड़े कॉरपोरेट की हिस्सेदारी है, उनके सामने का संकट वो सरकार के सामने खड़े हैं। अब व्यापार को कैसे बदलेंगे और आप ही हमारे साथ चल पड़िए। इस देश की राजनीतिक सत्ता इस देश के कॉरपोरेट के आश्रय चलती थी, यह तो हम आप दोनों जानते रहे, लेकिन अब कॉरपोरेट के सामने मुश्किल है कि राजनीतिक सत्ता के बगैर वह किसी भी देश के साथ ट्रेड कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ट्रेड वार की नई स्थिति इस बात की इजाजत देती नहीं है। तो आज हम उन पन्नों को खोलना शुरू करें उससे पहले हमें लगता है एक तस्वीर तो देख लीजिए। यह तस्वीर हिमाचल के शिमला की है। होली का जश्न और इतनी बड़ी तादाद में गीत संगीत पर नाचते हुए लोग, उत्साह उल्लास के बीच यह तस्वीर मायने रखती है। तो होली का जश्न है, उसकी अपनी खूबसूरती है, रंग है, उल्लास है, उत्साह है और इन सब के बीच सामाजिक समरसता भी होनी चाहिए, यह सवाल जरूर है। लेकिन उससे पहले जरा परख लीजिए कि होली के इस त्योहार के बाद यह वित्तीय वर्ष यानी मार्च में जब खत्म होगा तो अप्रैल से शायद एक ऐसे ट्रेड वार की स्थिति शुरू होगी जिसमें भारत सरकार को ही तय करना है कि अब इस देश के कॉरपोरेट का रास्ता किन किन देशों के बीच जाता है। पहले तो समझ लीजिए इस देश के जो टॉप मोस्ट भारत के कॉरपोरेट हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया के बाजार में अपना माल, उसमें पहले नंबर पर रिलायंस आता है जो ऑयल एंड गैस को एक्सपोर्ट करता है और कुल एक्सपोर्ट का 15% यही होता है। अभी तक वह जिन देशों के साथ सौदेबाजी कर रहा था वो सौदेबाजी अप्रैल के बाद से बदल जाएगी। दूसरे नंबर पर स्टील है जो टाटा करता है। तीसरे नंबर पर सन फार्मा यानी फार्मास्यूटिकल्स को वह एक्सपोर्ट करता है। चौथे नंबर पर राजेश एक्सपोर्ट है जो गोल्ड और ज्वेलरी को बेचता है। पांचवें नंबर पर टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल है। छठे नंबर पर बर्दवान टेक्सटाइल जो टेक्सटाइल के क्षेत्र में है। सातवें नंबर पर कोल इंडिया है जो पीएसयू है, मेटल और माइनिंग उसके जरिए एक्सपोर्ट होता है। आठवें नंबर पर इंडियन ऑयल है जो ऑयल और गैस एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद टेबोको है आईटीसी का, उसके बाद बजाज इंटरनेशनल है, उसके बाद अरविंद मिल्स है, उसके बाद किरण जेम्स एंड प्राइवेट लिमिटेड है। यानी टॉप मोस्ट नामों को पढ़ते समय आपके जहन में यह सवाल होना चाहिए कि अब जब व्यापारिक नीतियां बदल रही हैं और देशों के साथ संबंध भी बदलेंगे और सरकार को अपनी कूटनीति विदेश नीति के अर्थ पर इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी के आधार पर अपनी विदेश नीति दोनों के बीच एक समानांतर रेखा खींचनी ही है, तो फिर एक बार फिर साहिब की होली है ये। क्योंकि अब उन्हें ही तय करना, यानी कल तक या कहीं बीते 10 वर्षों तक जो नजरिया सामने था एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को लेकर नहीं, बल्कि इस देश के कॉरपोरेट और सत्ता के खुले नेक्सस का जो पॉलिटिकल फंडिंग से लेकर इलेक्ट्रल बॉन्ड तक कर खुलकर नजर आया, अब उसको फिर नए सिरे से निर्धारित सत्ता करेगी। यानी एक मुश्किल हालात दुनिया के सामने ट्रेड वार के जरिए उभरे जरूर,
लेकिन अब फिर से भारत सरकार को तय करना है, और भारत सरकार का मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और इसमें आप फाइनेंस मिनिस्टर या कॉमर्स मिनिस्टर को मत खोजिएगा। ये सिर्फ सत्ता की बात को कहने के लिए जाते हैं। जैसे एक तस्वीर आपको हम शुरू में दिखला देते हैं। यह तस्वीर भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के साथ अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की है। यह नए संबंधों की तस्वीर है जिसमें भारत ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। इस तस्वीर का मतलब यह भी है कि अब डब्ल्यूटीओ की जो चलती आ रही थी उसके नियम कायदे जो होते थे वो नहीं चलेंगे, क्योंकि खुद डब्ल्यूटीओ ये कहने से अब हिचक नहीं रहा है कि जो अभी तक व्यापारिक रिश्ते दुनिया के बीच चले आ रहे थे अब वो बदल जाएंगे। वो यह भी कह रहा है कि दरअसल इस बरस के अंत तक हो सकता है एक मंदी की परिस्थिति भी दुनिया के सामने आकर खड़ी हो जाए। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का यह कहना है कि दरअसल यह टैरिफ वार सिर्फ अमेरिका के जरिए खड़ा किया गया, अब इसको इस रूप में मत देखिए, क्योंकि व्यापारिक पॉलिसीज में अनिश्चितता है। नए टैरिफ का चेहरा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर निर्भर कर रहा है और वर्ष के अंत तक मांग बेहद कम भी हो सकती है। आप सचेत हो जाइए। भारत के भीतर जब आप आएंगे तो वो गुजरात का डायमंड हो, सूरत गुजरात में ही आता है, वहां का टेक्सटाइल हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, एग्रीकल्चर हो, स्टील एल्युमिनियम हो, कारपेट हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट हो, जो भी आप सोचना चाहते हैं उस दिशा में सोचते चले जाइए। और उनसे जुड़े हुए जो भी एक्सपोर्टर इस देश में थे अब उनके सामने एक नई लकीर पर चलने की मुश्किल है। लेकिन वो लकीर खींचेगी इस देश की सरकार, और सरकार का मतलब प्रधानमंत्री मोदी है। मसला इसके और आगे का है। एक सवाल अपने जहन में जरूर रखिएगा, क्या वाकई भारत अपने पैरों पर खड़े होने के बदले इस देश के बाजार को दुनिया के बाजार में बोली लगाने के लिए छोड़ चुका है? और दुनिया का हर देश भारत के बाजार को देखकर बोली लगाने की दिशा में जैसे ही बढ़ रहा है वैसे ही साहेब की होली बेहतरीन होती चली जा रही है। इस बोली का मतलब क्या है? यूरोपीय यूनियन क्यों चाहता है भारत के इस बाजार में कब्जा करना? चीन क्यों चाहता है उसका प्रोडक्ट और ज्यादा बढ़े? मैक्सिको और कनाडा के साथ भी इस दौर में नए नए व्यापारी, नए नए कॉरपोरेट जो देश के थे उन्होंने रास्ता टटोला और निकाला, लेकिन सरकार ने कहा अभी खामोश रहिए, अभी कुछ दिन आप इंतजार कीजिए, क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी और अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी जब हमारे साथ खुलकर आएगी उसके बाद आप रिश्ते बनाने की सोचिएगा। लेकिन मैक्सिको हो, यूरोपीय यूनियन हो, कनाडा हो, सभी भारत के कॉरपोरेट के साथ नए रिश्ते बनाने की दिशा में है, क्योंकि बोली के लिए भारत के बाजार को खोल दिया गया। एक क्षण के लिए जरा परखने की कोशिश कीजिए कि दुनिया के बाजार में अभी तक जो माल, यानी दिसंबर तक का लीजिए, इस फाइनेंशियल ईयर में आप अगर ध्यान दें तो दिसंबर तक के आंकड़े बाजार में हैं, लेकिन उससे पहले अगर एक बरस का आंकड़ा आप देखना समझना चाहते हैं कि कितना ज्यादा एक्सपोर्ट दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज करती है और उसमें भारत भी कितना बड़ा एक्सपोर्ट करता है। हालांकि भारत का इंपोर्ट ज्यादा है, भारत को नुकसान होता है 7 लाख करोड़ के लगभग का हर बरस, लेकिन दुनिया के बाजार में चीन जो है वह 290 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करता है। इसको कहते हैं 3,380 बिलियन डॉलर। अमेरिका दूसरे नंबर पर आता है जो 2019 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है, यानी तकरीबन 185-190 के लगभग लाख करोड़, 185-190 के बीच इतना है उसका पूरा एक्सपोर्ट, 185 लाख करोड़। जर्मनी तीसरे नंबर पर आता है जो 1,688 बिलियन डॉलर यानी तकरीबन 148 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट वह भी करता है। उसके बाद नीदरलैंड है जो तकरीबन 82 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करता है, यानी 934 बिलियन डॉलर। और जापान पांचवें नंबर पर है जो तकरीबन 798 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है, यानी तकरीबन 69-70 लाख करोड़। उसके बाद भारत का नंबर आता है जो भारत एक्सपोर्ट करता है, कुल एक्सपोर्ट की दिशा जो है वो 778 बिलियन डॉलर की, जो 2023 में इसको अगर आप रुपए में तब्दील कीजिएगा तो ये तकरीबन 67 लाख करोड़ का है।
और फिर उसके बाद इटली, फ्रांस, साउथ कोरिया, मैक्सिको, कनाडा। मैक्सिको, कनाडा भी तकरीबन 50 लाख करोड़ प्लस का एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये सारे देशों के आपस के जो संबंध थे, मैक्सिको अमेरिका में ज्यादा सामान बेच रहा था, चीन अमेरिका में बेच रहा था, कनाडा अमेरिका में बेच रहा था, अब ये कहां बेचेंगे? और क्या नए संबंध बनने के बाद भारत के भीतर जो सवाल बार बार उठते चले आया है कि इस देश के भीतर में जैसे ही कॉरपोरेट को अपनी हथेली में राजनीतिक सत्ता ने दबोचा और साथ में नेक्सस की शुरुआत हुई, उसमें पूरा इस देश के भीतर में जो एक स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए आपस में कॉरपोरेट की, वह छिन्न भिन्न हो गई और सत्ता के करीब के जो भी कॉरपोरेट थे वह दुनिया में अपने पैर पसारने लग गए। अब क्या होगा? कॉरपोरेट अपने रास्ते चल पाएंगे या सत्ता ही कॉरपोरेट में तब्दील हो जाएगी? सत्ता क्या कमीशन लेकर काम करेगी या कमीशन के आश्रय इस देश की इकोनॉमी को संभाला जाएगा? अमेरिका क्या भारत के साथ आर्थिक संबंधों को बनाते वक्त भारत को कमीशन के आश्रय जिंदा रखेगा या भारत को उसके पांवों पर खड़ा होने देगा? बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों के बीच में एक क्षण के लिए अप्रैल से दिसंबर तक इस फाइनेंशियल ईयर में जो सरकारी आंकड़ा है उसको पहले आप समझ लीजिए। जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है दो क्षेत्रों में होता है। सर्विस सेक्टर में भारत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है जबकि मर्केंडाइज में वो कम एक्सपोर्ट करता है। आसान शब्दों में समझे तो मर्केंडाइज का जो एक्सपोर्ट है भारत का वो तकरीबन 28 लाख करोड़ का है और इंपोर्ट जो बाहर से सामान आता है ये लगभग 46 लाख करोड़ का है, यानी बड़ा नुकसान है। लेकिन सर्विस के क्षेत्र में भारत जो एक्सपोर्ट करता है ये लगभग 24-25 लाख करोड़ का करता है और जो इंपोर्ट करता है वो सिर्फ 13 लाख करोड़ का करता है। ओवरऑल अगर देखिएगा अप्रैल से दिसंबर तक तो भारत को तकरीबन जो टोटल एक्सपोर्ट हुआ वो $602 बिलियन यानी 52 लाख करोड़ से कुछ ज्यादा, और जो इंपोर्ट हुआ वो 59 लाख करोड़ से कुछ ज्यादा। कुल मिला के झटका व्यापारिक घाटा लगभग 7 लाख करोड़ का। सवाल और होली और बोली के बीच में का है और इन सब के हिस्से को और खोला जाए, हमें लगता है होली का एक आज जो दृश्य था राजनीतिक तौर पर वो संभल में भी था। संभल के भीतर किस नजारे के साथ पुलिस की मौजूदगी और होली खेलती हुई टोली का संभल में मस्जिद के सामने से निकलना, इस तस्वीर को देख लीजिए। रंग भी है, उमंग भी है, लेकिन इन सब के बीच सामाजिक समरसता खोजी जा रही है, वह भी होली के दिन। लेकिन इससे उलट जिक्र आज उस अंतर्राष्ट्रीय बाजार और मौजूदा वक्त में भारत को लेकर लगती हुई बोली और इस देश के प्रधानमंत्री की होली, इन दोनों के बीच एक बार फिर आ जाइए और अब जरा सोचना शुरू कीजिए कि कल तक जो माल यूरोपीय यूनियन, मैक्सिको, कनाडा, अमेरिका भेज रहा था उसे भारत के बाजार की जरूरत है। अमेरिका जो माल इन लोगों से मंगा रहा था वो तैयार है भारत से माल लेने के लिए। और भारत की मुश्किल यह है कि जिन क्षेत्रों का माल भारत अभी तक एक्सपोर्ट कर रहा है उस एक्सपोर्ट वाले क्षेत्र में कोई इजाफा बीते 8 वर्षों में नहीं हुआ। इजाफे का मतलब है भारत ने कोई बड़ा विस्तार दूसरे क्षेत्रों में नहीं किया। इस दौर में इंडस्ट्री की जो ग्रोथ थी वह कभी भी 3-3.5% के ऊपर निकल नहीं पाई। इस देश के भीतर जो बैंकों ने जो भी लोन
इस देश की इंडस्ट्रीज को खड़ा करने के लिए दिया या इंडस्ट्रीज ने खुद को खड़ा करने के लिए लिया, उसका लगभग 72% हिस्सा एनपीए में तब्दील हो गया। यानी वो बैंकों को पैसा लौटा पाने की स्थिति में नहीं आए। इतना ही नहीं, जिन इंडस्ट्रीज ने यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज ने जो भारत के भीतर इंडस्ट्री खड़ी करेंगे, अपने दस्तावेज में लिखा नौकरियां देंगे, वो दिवालिया हो गए और दिवालिया का मुद्दा लेकर वह बैंकरप्सी के पास पहुंच गए और आईबीसी का दरवाजा खटखटाते हुए एनसीएलटी के जरिए तकरीबन 7,000 मामले सुलझाने की दिशा में बढ़े, लेकिन सिर्फ 29 मामले ही सुलझ पाए, बाकी सभी अटक गए। यानी बैंकों से लिया गया लोन बैंकों में ना लौट पाए और किताब को ठीक करने के लिए सरकार वहां पर पैसा दे दे, जिसको रिटर्न ऑफ कहते हैं, तो फिर यह देश की इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। इस देश के बड़े कॉरपोरेट जिनका नेटवर्थ बढ़ रहा था, उस नेटवर्थ के पीछे शेयर बाजार का योगदान बड़ा ज्यादा था। वहां के मैनिपुलेशन के आश्रय चीजें चल रही थी, क्योंकि इस देश के भीतर वो रोजगार दे पाने की स्थिति में नहीं आ पाए। इस देश के टॉप मोस्ट 10 इंडस्ट्रियलिस्ट कॉरपोरेट या कहें जिनकी नेटवर्थ सबसे ज्यादा है, अगर आप उनको जोड़ देते हैं तो इस देश की जो पीएसयूज कंपनियां हैं, उन पीएसयूज की तुलना में इनके पास जो पूंजी और जो अलग अलग क्षेत्र का हिस्सेदारी है वो तकरीबन 6 गुना ज्यादा है, 5.5 से 6 गुना ज्यादा है। लेकिन उसमें काम करने वाले लोगों की संख्या तकरीबन 12 गुना कम है। जो पीएसयूज में काम करते हैं उससे कम है। और कोई ऐसा प्रोडक्ट इस दौर में नहीं है जो कि अपने तौर पर इंडस्ट्री के जरिए बड़े कॉरपोरेट पैदा कर रहे हों और भारत के बाजार में बेच रहे हों। यहां तक कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी कब्जा खुलकर कॉरपोरेट ने किया, वो चाहे वेयर हाउस के जरिए हो, चाहे रिटेल सेक्टर के जरिए हो। और इस कब्जे के आश्रय दुनिया के बाजार में जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो अगला सवाल यह भी है कि छोटी छोटी यूनिट एमएसएमई की है। जैसे एमएसएमई का एक आंकड़ा इस दौर में निकल कर आया कि तकरीबन अमेरिका ट्रेड वार और टैरिफ के चक्कर में तकरीबन $5 बिलियन जो माल है एमएसएमई से निकला हुआ, खास तौर से स्टील, एल्युमिनियम और लोहे से जुड़ा हुआ जो पूरा प्रोडक्ट है, उस पे नुकसान होने की स्थिति में है, तो भरपाई कौन करेगा? फिर वही सवाल, हमने होली और बोली का जिक्र इसलिए किया है और आपदा में अफसर का जिक्र सिर्फ इसलिए किया है कि पहली बार इस सरकार को एक मौका मिला है। दुनिया के ट्रेड वार और बढ़ते हुए टैरिफ के बीच इस देश को उसके पैरों पर खड़ा करके यहां के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंडस्ट्रीज को दोबारा वह जीवंत बना दे। यह मौका मिला है। भारत के भीतर प्रोडक्शन हाई हो जाए, दुनिया के बाजार को भारत के उत्पाद की जरूरत है, वो हाई पॉइंट पर पहुंच जाए। लेकिन दुनिया के बाजार को अपना माल खपाने के लिए भारत का बाजार चाहिए और वो कह रहा है हम आपको सस्ते में दे देंगे। और सस्ते का मतलब यह है कि आपके यहां जो प्रोडक्शन होगा उस पे जो लागत आएगी उससे ज्यादा हम सस्ते में दे देंगे, क्योंकि इस दौर में अब नई लड़ाई गरीब और विकासशील देशों में अपने अपने सामानों को डंप करने की भी है। यह तय प्रधानमंत्री को करना है, यह तय मौजूदा सरकार को करना है। और सरकार के पास एक मौका है। वो मौका एक तरफ विकसित देशों के प्रोडक्ट्स को सस्ते में लाकर भारत के बाजार में भरना भी है, वो मौका दुनिया के भीतर लगती हुई भारत के बाजार की बोली में हिस्सेदारी लेना भी है। वो मौका भारत के कॉरपोरेट के लिए दुनिया के बाजार के रास्ते खोलते हुए उन देशों के बैंकों से लोन दिलवाकर भारत के कॉरपोरेट के नेटवर्थ को और बढ़ाकर भारत की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का जोश भी है। और इस देश को एक बार फिर मौका देने का भी है। यह मौका देश के लिए है, सरकार के लिए है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए है, पश्चिमी पूंजी के लिए है, अमेरिका के नए सामरिक और आर्थिक संबंधों को लेकर है। कहां पर खड़े होंगे भारत के प्रधानमंत्री, यह देखने की चीज है। लेकिन आज तो भारत के बाजार की बोली अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लग रही है और साहिब की होली जमकर मन रही है। यह होली वो होली नहीं जो पीछे तस्वीर में दिखाई दे रही है। एक तरफ
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उनके साथ मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और होली के जश्न के बीच मनती हुई एक नई होली जो पूंजी के आश्रय भारत के भविष्य को तय करने वाली है, यह सोचना शुरू कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।